नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी हर उन परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे जिसमें भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं तथ्यों में से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू हमारी सीरीज चली हुई है, प्लस पीवाईक्यू को भी हम साथ में रखते हुए विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न हिंदी साहित्य या भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र से संबंधित अगर पूछ लिया जाए, कोई भी तथ्य आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है। प्रैक्टिस सेट हमारा 8 चला हुआ है, जिसमें हमने 50-50 प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत लिया है, और उन 50 प्रश्नों में से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के हम 15 प्रश्न पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 16 से आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हिंदी में शिकार कथाओं को लिखने की जो शुरुआत है वो किस साहित्यकार द्वारा की गई, ये आपको बताना है। श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा जी द्वारा, या फिर विभांशु दिव्या द्वारा। तो सही आंसर है इस प्रश्न का श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी ने जो है हिंदी साहित्य में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश अर्थात आरंभ किया था। आरंभ माना जाता है श्री राम शर्मा से शिकार संबंधी रचनाएं लिखने का जो श्रेय है श्री राम शर्मा को ही जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे ये श्री राम शर्मा जी, और यूपी टेट के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं श्री राम शर्मा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। श्री राम शर्मा का जन्म 23 मार्च 1896 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सोकोहाबाद तहसील के किरथरा नामक गांव में हुआ। किस गांव में? किरथरा नामक गांव में। उत्तर प्रदेश का एक गांव है किरथरा, जो कि मैनपुरी जिले के सोकाबाद तहसील के में पड़ता है, और इसके दादा जो है जमींदार थे, परंतु दुर्भाग्यवश जो है इनके पिता रेवती राम शर्मा का निधन अल्प आयु में हो गया। अब छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़ करके इनके पिता का जो है इनके पिताजी चले गए, अर्थात निधन हो गया छोटी ही उम्र में कहा जाता है। और श्री राम शर्मा जी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। रिश्तेदारों तथा अन्य जमींदारों के कुचक्कर से उनकी पैतृक संपत्ति भी चलती रही। बाद में जो है पिता की मृत्यु हो जाने के कारण बाद में जो है रिश्तेदारों ने भी उनका साथ नहीं दिया और उनकी पैतृक संपत्ति भी हड़प ली। श्री राम शर्मा की माता 3 बेटों के साथ जो है काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत उन्होंने किया है। स्वयं खेती की और बेटों का पालन पोषण भी इनकी माता द्वारा ही किया गया। शर्मा जी को श्री राम शर्मा जी ने जो आरंभिक शिक्षा है अपने, वो किससे प्राप्त की? अपने बड़े भाई से। हिंदी के शिकार साहित्य और संस्मरण साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार रहे हैं श्री राम शर्मा जी, और वे स्वयं कहते हैं कि उनके एक हाथ में कलम रहती थी और दूसरे हाथ में बंदूक, अर्थात ये शिकार के भी काफी शौकीन थे। और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी दीर्घकालीन सेवा अविस्मरणीय रही है, और साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी सहभागिता को भी भुलाया नहीं जा सकता। 1920 ईस्वी में प्रताप कानपुर का संपादन भी संभाल लिया। प्रताप जो पत्र निकला था तो उसका भी इन्होंने संपादन किया है 1920 में, तो ये ध्यान रखना है। 1938 में वह लोकप्रिय मासिक पत्र विशाल भारत के भी संपादक रहे हैं। इसके अलावा अवैतनिक रूप से 1952 तक ये सेवा करते रहे। मोहन सिंह सेंगर तथा अज्ञा जी उनके सह संपादक थे, और 1938 से लेकर के
62 तक। कब तक? 1938 से 1962 तक विशाल भारत का पत्र का संपादक का कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन मतलब अपभ्रंश की जो बाद की का समय रहा, बाद की अवस्था रही, उसका नाम पूछा हुआ है। पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, ये तीनों ही अपभ्रंश से पहले ही आती है, लेकिन अवहट जो है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ध्यान रखना है। उत्तरकालीन अवस्था अवहट है। 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी अपनी रचना की जो भाषा है उसको अवहट नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की या छत्तीसगढ़ी? तो ध्यान रखना है, मगही जो है बिहार की बोली है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो ध्यान रखना है बिहार की। मागधी अपभ्रंश से निकली है भाई, ध्यान रखना है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मगही बोलने वालों की संख्या 1,30,00,000 है। मुख्य रूप से बिहार के गया, पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद और अलवर जैसे शहरों में औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा आदि जो है इन शहरों में बोली जाती है। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सी बोलियां बोली जाती है? बुंदेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियों के साथ ही कोरकू व गोंडी जैसी बोलियां भी बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश की ही बोली आती है ये। निमाड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, फिर है राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ब्रिज नहीं आएगी शायद, आई थिंक मालवी, रांगड़ी आदि जो है बोलियां बोली जाती है राजस्थान के अंतर्गत। ब्रिज भी आएगी भाई। कुछ जो है शब्द ब्रिज भाषा के भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जिसको हम डिंगल के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश, सॉरी भाई, पिंगल के नाम से जानते हैं, डिंगल, पिंगल यानी अपभ्रंश भाषा प्लस ब्रज भाषा का मेल जो है पिंगल कहलाएगा। और डिंगल में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा का मेल जो है ये पिंगल कहलाता है, डिंगल कहलाता है, सॉरी भाई, माफी चाहूंगी। डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मागधी, उड़िया, भतरी, हल्बी, सतरी आदि जो है बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी की अनेक बोलियां या उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, ये ध्यान रखना है। इनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख है। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य भी रचे गए, जैसे कि ब्रज भाषा में जो है पूरा का पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा भक्ति काल के अंतर्गत भी आपने ब्रज भाषा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है अवधी भाषा में भी साहित्य लिखा गया है, जैसे कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। तो कुछ भाषाओं में जो है काफी अच्छा साहित्य लिखा गया है, तो कहने का मतलब ये है उच्च श्रेणी का साहित्य लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम या सूरजपाल चौहान? तो ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो लेखक है ये दलित लेखक है।
दलित लेखक रहे हैं। इनमें मणिकर्णिका जो रचना है ये तुलसीराम जी द्वारा लिखी गई, जो कि एक दलित लेखक है। आगे बढ़ते हैं। किताब में जो है तुलसीराम के मुर्दहिया के आगे का जीवन, यानी अपने बचपन के मुर्दहिया का साथ छोड़ बनारस का हाथ पकड़ने तथा उसके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 10 साल का जीवन का संघर्ष इसमें दिखाया गया है। मणिकर्णिका प्रसिद्ध दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा संबंधी रचना है। ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है किस विधा की रचना है, तो ध्यान रखना है मुर्दहिया जो है एक आत्मकथा संबंधी रचना है। मुर्दहिया का दूसरा भाग है मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका किस प्रकार की रचना है? आत्मकथा है, और ये मुर्दहिया का ही दूसरा भाग है, ध्यान रखना है। हिंदी दलित आत्मकथाओं में डॉक्टर राम कुमार का 2010 में प्रकाशित पहला खंड मुर्दहिया एवं दूसरा खंड 2013 में मणिकर्णिका दलित समाज की त्रासदी और भारतीय समाज की विडंबना का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। यह कीर्ति, मणिकर्णिका की बात हो रही है भाई। यह कीर्ति समाज, संस्कृति, इतिहास और राजनीति की उन परतों को उघाड़ती है जो अभी तक अनकहा और अनछुआ था। तो ध्यान रखना है। बौद्धिकों को भारतीय समाज के सच का आईना दिखाती है। 21वीं शताब्दी की भारत की तस्वीर कैसी है? देखो, इसमें ये बताया गया है भाई इस रचना में। आगे बढ़ते हैं। ये केवल आत्मकथा भर नहीं, अपितु पूरे दलित साहित्य की पीड़ा का यथार्थ रूप, उनकी भीगी हुई अनुभूति बताती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20। लेटर बॉक्स कहानी के रचनाकार कौन है? के उषा प्रियवंदा, भीष्म साहनी या यशपाल? लेटर बॉक्स नामक कहानी अज्ञे जी की प्रसिद्ध कहानी रही है। अज्ञे का पूरा नाम आपको पता ही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि मार्च 2011 में इनका जन्म हुआ। अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो 1911 में इनका जन्म हुआ। वो वही 1911 में कई साहित्यकारों का जन्म हुआ, जैसे कि नागार्जुन का भी जन्म माना जाता है। 1911 ही माना जाता है। इसके अलावा शमशेर बहादुर का भी जो जन्म है 1911 ही रहा है। इसके अलावा और अन्य साहित्यकार का भी जन्म हुआ है 1911 में। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कृष्ण दत्त पालीवाल ने जिन 10 कहानियों को प्रस्तुत किया वे मेजर चौधरी की वापसी, गैग्रीन रोज, नागा पर्वत की एक घटना, हिलीबोन की बथ के, पठार का धीरज, जयदोल, विवेक से बढ़कर, सांप, शरणदाता तथा कोठरी की बात आदि जो है मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। के ने 3 उपन्यास भी लिखे। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रस्तुत की गई। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी अज्ञे जी के उपन्यास पूछे जाते हैं। अज्ञे जी द्वारा लिखा गया नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, काफी इम्पोर्टेंट है। निबंध संग्रह रहा है इनका आधुनिक हिंदी साहित्य, संपादन आधुनिक हिंदी साहित्य। तार सप्तक का भी संपादक इन्होंने किया है। कविता संग्रह है तार सप्तक इनका। तार सप्तक 1943 में लेकर के आए। दूसरा सप्तक जो है 1951, तीसरा सप्तक 1959, एकांकी 1952, रूपाम्बरा 1960। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है अज्ञे जी ने। और एक के साथ भाई चतुर्थ सप्तक भी आया था इनका, चौथा सप्तक, जो कि 1979 इसका समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अज्ञे को 1968 में कितनी नामों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकेली कहानी किसकी रचना है? अकेली नामक जो कहानी है वो किसकी रचना है? उषा प्रियवंदा की, मनु भंडारी की, यशपाल जी की है या कृष्णचंद्र की है? तो ध्यान रखना है मनु भंडारी जी की है अकेली कहानी।
अकेली नामक जो कहानी है ये मनोवैज्ञानिक कहानी रही है मनु भंडारी जी की, जिसके नायिका सोमा बुआ है, जो अकेली परित्याग जिसने त्याग कर दिया हो और बूढ़ी है। इसके अलावा मनु भंडारी जी की पहली कहानी है मैं हार गई। उनकी पहली कहानी है। मनु भंडारी जी के लेखन का मुख्य क्षेत्र गद्य रहा है। गद्य ही इन्होंने लिखे हैं, काव्य नहीं लिखे। इसमें भी कथा लेखन केंद्र में रहा है, यानी कि कहानियां अधिक लिखी है। इनके बाद इन्होंने 12 कहानी संग्रह लिखे हैं, जैसे कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, तेरी शंकु, काफी इम्पोर्टेंट है भाई, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मनु भंडारी जी की जो कहानियां है कोई ना कोई परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी के लेखक कौन है? होगी जय एक पंक्ति भी है भाई, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये पंक्ति किस रचना की है और किसके द्वारा रचित है। तो होगी जय पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी भी है, तो कहानी किसकी है? सूर्यबाला की, उषा प्रियमंदा की, और मनु भंडारी की, या कृष्णा शोभती की? पंक्ति भी है भाई ये, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि ये पंक्ति किसकी है और किस रचना से ली गई है। रचनाकार और जो है रचना, किस रचना से ली गई है और किस रचनाकार की है। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन। लेकिन कहानी की बात करें तो कहानी है ये सूर्यबाला की। इसके अलावा आगे देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। कात्यायनी संवाद एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, दिशाहीन, थाली भर चांद, मुंडेर पर गृह प्रवेश, सांझवती, 5 लंबी कहानियां, मानुषगंध, गोरा गुणवंती आदि कहानी संग्रह रहे हैं इनके सूर्यबाला के। किनके बने ये? सूर्यबाला एक काफी प्रसिद्ध लेखिका हुई है हिंदी साहित्य में। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, यह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये पंक्ति है, राम की शक्ति पूजा से ली गई है। आपका होमवर्क का आंसर यही मिल गया भाई। कोई बात नहीं, कोई और अन्य प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का आंसर आप अवश्य देना। वैसे तो आपको देना नहीं होता कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रश्न का आंसर, और ना ही ये बताते हो आप वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी क्लासेस चल रही है। तो जितना भी समय मिल पाता है मैं अवश्य आपके लिए जो है क्लास अवश्य ही रिकॉर्ड करके लाती हूँ। तो इसी तरह निरंतरता के साथ अधिक से अधिक तथ्यों की आप रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके वीडियो अवश्य देखा करो, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, ताकि मुझे नेक्स्ट प्रश्न में बनाते समय मोटिवेशन मिलता रहे और अगले जो है वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, ताकि मैं मोटिवेशन के साथ काम कर पाऊँ। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट किया करो भाई, मैं बार बार आपको बोलती हूँ। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। छात्र, चंद्र, दश या कोयल। तद्भव शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तद्भव शब्द जो हिंदी के शब्द होते हैं वे हमारे तद्भव होते हैं, जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वे हमारे तत्सम कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द छात्र नहीं है, एक तत्सम शब्द है। चंद्र भी तत्सम शब्द है, दश भी तत्सम शब्द है, लेकिन कोयल जो है एक तद्भव शब्द है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा कोयल जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा कोकिल। तो ध्यान रखना है, ये कौन सा रूप है इसका? तत्सम रूप ये है तद्भव। जो विद्यार्थी है इसका तद्भव हो जाएगा छात्र, ये तत्सम रूप है छात्र का। चंद्र का हो जाएगा चांद, 10 का हो जाएगा 10। ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगा है। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए लगा है, आ लगा है, अनु लगा है, या अन लगा है? तो पढ़ एक मूल शब्द है, पढ़ यानी कि पढ़ना क्रिया से बना है। तो इससे कौन सी क्रिया बनी है? पढ़ना। क्या है? क्रिया।
तो ध्यान रखना है मूल शब्द के आगे जो उपसर्ग लगा है इसमें अन लगा है, तो अनपढ़। आगे बढ़ते हैं। अन शब्द में अन उपसर्ग लगा है, यह शब्द अन उपसर्ग पढ़ मूल शब्द से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश आगे लगकर शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से कौन से वर्ग में जो है दीर्घ स्वर नहीं आता, ये आपको बताना है। आ, ई, ए, इसमें दीर्घ स्वर आ है, आंसर कट जाएगा। ई, उ, आ, इसमें 2 दीर्घ स्वर यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी नहीं होगा। ए, उ, ई, तो इसमें कोई भी दीर्घ स्वर नहीं है, तो आंसर है हमारा सी। ए, ओ, ये भी हमारे दीर्घ ही है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं: हर्षे स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षे स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि ए, ई, उ। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हर्षे स्वर से अधिक समय यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि जिसे पुकारने में जैसे जिसका प्रयोग होता है, जैसे कि ओम, इस तरह का जो साइन होता है हमारा वे प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, प्लुत स्वर कहलाता है, जैसे कि राम, राम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें कौन व्याकरण के प्रश्न आ गए भाई। कौन सा शब्द तत्सम है? मुहु, चाह, इक्षु या समान? इसमें मुहु हमारा तद्भव शब्द है, चाह भी हमारा तद्भव है, सामान भी हमारा तद्भव है, लेकिन इक्षु हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। तो देख लेते हैं। तत्सम शब्दों के पीछे जो है अक्षय वर्ण का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों के पीछे जो है ख या छ शब्द होते हैं, यानी कि तत्सम शब्दों के पीछे शब्द नहीं आएगा भाई। तत्सम शब्दों में जो है अधिकतर अक्षय का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में अधिकतर जो है ख या फिर छ का प्रयोग होता है। जैसे अक्षर में का हो जाएगा, अगर तद्भव रूप बनाए तो अक्षर, अक्षर या आखर। पंच पक्षी का हो जाएगा पंछी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। शब्द को पहचान करके आप तत्सम शब्दों वर्णों को पहचान करके तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हो। प्रश्न नंबर 27। इनमें सॉरी भाई, हमें हमारा सामान वापस दे दो वाक्य में अनुचित पद है, तो वाक्य में अनुचित पद कौन सा है? हमें हमारा सामान वापस दे दो, यानी कि जो ये वापिस शब्द है यहाँ पर जो है अनुचित पद लिखा गया है। हमें हमारा सामान दे दो, इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अनावश्यक संज्ञा पद का प्रयोग हुआ है। शुद्ध वाक्य है हमें हमारा सामान लौटा दो। लौटा दो भी बोल सकते हैं, दे दो भी बोल सकते हैं। तो शुद्ध वाक्य होगा हमारा जो वापिस शब्द है वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं अनावश्यक पद है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को आरंभिक काल यानी शुरुआत, आरंभिक काल कहने वाले विद्वान है मिश्र बंधु जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है, ये आपको पता ही है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि और क्या कहा है? चारण काल, चारण काल। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का तो आपको पता ही है, वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल। तो इस तरह आपको ध्यान रखने हैं। आदिकाल को किस विद्वान ने क्या कहा है, एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। सट्टक है, सट्टक क्या है? तो सट्टक एक प्रकार का क्या है? नाटक का प्रकार है। तो ध्यान रखना है ना, एक प्रकार का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी
को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल किसने प्रस्तुत किया? 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी बिल प्रस्तुत करने वाले फ्रैंक एंथनी विद्वान रहे हैं। पाश्चात्य विद्वान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है और इसमें मूलतः 14 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसमें अब 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 14 भाषाएं थी पहले हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में जो शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे फिर 15वीं भाषा जो है सिंधी को जोड़ दिया गया। इसके बाद जो है 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, 16वीं, 17वीं और 18वीं। कौन सी भाषा थी वे? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नमक से याद रख सकते हो इसको ट्रिक के अनुसार। फिर 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इस तरह जो है कुल मिलाकर 22 भाषाएं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हो गई। तो आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। प्रश्नों को हम जो है इसी तरह कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।